हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू कर रहे हैं 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूपीएससी में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो आपके लिए सिद्ध होंगे। और अभी आपको बता देता हूँ कि आज IRB की पोस्ट निकली हैं, IBPS की बैंक पीओ की पोस्ट निकली हैं और ये पोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। शुरुआत करते हैं इन करंट अफेयर की। आप इसके बारे में जो है डिटेल देख लीजिएगा तो देखेगा कि करंट अफेयर करें। मेरा नाम रोहित मौर्य है और आप मेरे साथ करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपने अब तक हमारे मिशन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मिलते हैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड। वहीं पे मिलते हैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वो आपकी वीडियोस एंड PDF से रिलेटेड। वहीं पे मिलता है आपको स्टडी मटेरियल। आप अगर हमारे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पे मिशन क्लासेस लिख के। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। अभी हाल ही में सबसे पहला करंट अफेयर हमारे सामने है, वो है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रक्षा मंत्रालय की जन शिकायतों के लिए प्रणाली विकसित की है। ये ऑटो इंटेलिजेंस युक्त प्रणाली है। ऑटो इंटेलिजेंस युक्त ये प्रणाली है और आपको बताएं इस प्रणाली विकसित करने हेतु जो मंत्रालय है अपना और लोक शिकायत विभाग उसने मिलकर करार किया। तो किस किस के साथ किया है? ये IIT कानपुर के साथ उन्होंने ऐसा किया है, IIT कानपुर। मैं आपको बता देता हूं कि जो रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोक शिकायत विभाग लोक शिकायत विभाग के मंत्री जो हैं वो हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ज्ञापन के तहत जो ये समझौता हुआ है उसके तहत क्या चीजें हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। वो समझौते के ऊपर मैं आपका प्रकाश डालता हूं कि समझौता ज्ञापन के तहत जो IIT कानपुर है, हमारा IIT कानपुर, और उसकी ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी तो जिसकी हम परिकल्पना की गई है उस प्रणाली की, जो वेब आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। आपको बताएं कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है DARPG, ये जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यानी कि स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस। तो आगे हम बात करते हैं। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत यह तय किया गया है कि जो DARPG है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये जो डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, इसके तहत शिकायत निपटान के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित डाटा IIT कानपुर को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उसका व्यापक विश्लेषण कर सकें। इसीलिए स्टूडेंट इनके बीच में समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए। हाल ही में DGCI क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया स्टूडेंट, इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन में किस भारतीय संस्थान की भागीदारी है? तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, इसकी विशेष भागीदारी है। आपको बताएं भारतीय औषधि महानियंत्रक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के दूसरे और तीसरे क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को मंजूरी प्रदान की है। इससे कोविड-19 टीके के विकास में तेजी आएगी। गौरतलब है कि भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और ऑक्सफोर्ड मिलकर कर रहे हैं। आपको बताएं भारत में लगातार जो CFR है, केस फैटेलिटी रेट, CFR केस फैटेलिटी रेट भारत में लगातार घट रही है। भारत में कोविड-19 बीमारी से होने वाले मृत्यु दर से बोलते हैं, इसमें लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है और दुनिया में सबसे कम कोविड मृत्यु दर वाले देशों में भारत अपनी वैश्विक स्थिति बनाए हुए है। स्टूडेंट आपको बताएं एक बार और गिरावट के बाद भारत में मृत्यु दर 2.11% दर्ज की गई है। यह टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, 3 T होती हैं जो टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो परीक्षण, निगरानी और उपचार की परिकल्पित और प्रभावी रूप से लागू की गई रणनीति का परिणाम इसे हम कह सकते हैं, जिससे देश में कोविड प्रबंधन को निर्देशित इसने किया है। फिर विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता था। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो किया गया है शशिधर जगदीशन को। शशिधर जगदीशन को आपको बताएं भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI जो है, इसने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर शशिधर जगदीशन के नाम को मंजूरी दी है। शशिधर आदित्यपुरी की जगह लेंगे। किसकी ये जगह लेने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये आदित्यपुरी के स्थान पर आएंगे। और फिलहाल जगदीशन बैंक में अतिरिक्त निदेशक के साथ वित्त और मानव संसाधन के प्रमुख हैं। वे बैंक के साथ 1996 से लगे हुए हैं, मैनेजर की पोस्ट पर वो लगे थे। आगे हम बढ़ते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है कि हाल ही में कौन से देश की जो है मिंट एडवाइजरी ने, कौन से देश की मिंट एडवाइजरी कमेटी ने महात्मा गांधी का जो नाम है वो सिक्कों पर जारी करने पर विचार किया। इसमें जो है मिसप्रिंट हुआ कुछ, महात्मा गांधी का नाम जो है सिक्कों पर नजर आएगा। ये एक मिंट एडवाइजरी कमेटी है, वो किस किस के बारे में डिटेल से बताते हैं, अभी बता देता हूं। पहले इसका आंसर है ब्रिटेन। डिस्टेंट ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने, वहां की वित्त मंत्री कौन है, ऋषि सुनक। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने इस अभियान का समर्थन किया है, जिसमें ब्रिटेन की विविधता का जश्न मनाने के लिए काले और अल्पसंख्यक नस्लों के और एशियाई लोगों को ब्रितानी सिक्कों पर दिखाने की बात की जा रही है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल की ब्रिटानी नागरिक हैं और भारत की जानी मानी IT कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। स्टूडेंट ये जो है जेंट्स हैं, ये जो इन्फोसिस है भारतीय कंपनी, उसके संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने दिए गए अपने बयान में कहा है कि जो द रॉयल मिंट एडवाइजरी है, द रॉयल मिंट एडवाइजरी, द रॉयल मिंट एडवाइजरी याद रखें, ये वहां पर कार्यरत है ब्रिटेन के अंदर ये एडवाइजरी। इस कमेटी ने गांधी को याद करने के लिए एक सिक्का जारी करने पर विचार किया है। आपको बताएं कि जो ये एडवाइजरी है, द रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी, ब्रिटेन में सिक्कों के डिजाइन और उनके विशेष वस्तु पर सलाह देती है। आगे बात करता हूं V2 बिल्ट ब्रिटेन की। इसी में V2 बिल्ट ब्रिटेन तय है, ये बिल्ट ब्रिटेन, ये एक अभियान है। फिर विद्यार्थियों अभियान का नेतृत्व किया था भारतीय मूल की जहरा जैदी ने। जहरा जैदी ने इस अभियान का जो है नेतृत्व किया था। इसने ऋषि सुनका को एक पत्र लिखकर ये मांग की थी कि गांधी जी का सिक्कों पर उत्कीर्ण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य के लिए 24 घंटे दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की है, जिसमें बोडो विख्यात जो बोडो भाषा है उसके विख्यात विशेषज्ञों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वीडियो भाषा, जो बोडो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम स्लॉट होंगे। तो ये किस राज्य के अंदर हुआ है अभी, ये असम के अंदर अभी स्टूडेंट हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट इसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, याद रखें जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश
जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के लिए 24 घंटे समर्पित चैनल दूरदर्शन असम का शुभारंभ किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताएं कि इस अवसर पर जावड़ेकर ने कहा है कि यह चैनल असम के लोगों के लिए एक उपहार है और यह चैनल असम के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले करंट अफेयर की तरफ। बेईदो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बेईदो, आपको बताएं बेईदो है क्या। बेईदो किस देश की नेविगेशन प्रणाली, बेईदो एक नेविगेशन प्रणाली है, किस देश की है, जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। तो ये है स्टूडेंट चाइना की, यानी कि चीन की। आपको बताएं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग सभी जानते हैं अब तो इनका नाम, क्योंकि इसने भारत के साथ बहुत हाथ लगाए हैं। स्टूडेंट शी जिनपिंग है। इसने देश के स्वदेशी बेईदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की आधिकारिक शुरुआत की है। वहां का एक सैटेलाइट सिस्टम है बेईदो, यहाँ इसकी शुरुआत की गई है। वहां पर यह सिस्टम अमेरिका का जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसकी टक्कर देने के लिए बनाया गया, या उसकी टक्कर दे सकता है। ये उसे स्पेशल तो उसके लिए नहीं बनाया गया, अब चीन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए इसे बनाया है। आपको बताएं कि बेईदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर 55 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। इस पूरे सिस्टम में 55 सैटेलाइट छोड़े गए हैं जो निगरानी करेंगे। और स्टूडेंट जो बेईदो है, इसको साल 2000 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत इसकी पहले सैटेलाइट से साल 2000 में की गई थी और अब रेगुलर इसमें सैटेलाइट छोड़ते गए। 2012 में चीन ने इसका विस्तार एशिया प्रशांत क्षेत्र में जीपीएस सर्विस देने के लिए किया था। लेकिन आगे मैं इस पर कुछ महत्वपूर्ण बात करता हूं। जैसे जीपीएस अमेरिका की है, इसी प्रकार ग्लोनोस है, रूस का है। ग्लोनास ये रूस का है, और एक यूरोपीय संघ का है गैलीलियो, वो भी इसी प्रकार नेविगेशन सिस्टम है। गैलीलियो ये यूरोपीय संघ का है, और ये रूस का है गैलोनोस। और भारत का भी है अपना, उसका नाम है नाविक। नाविक के अंदर क्या स्टूडेंट IRNSS है, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम नाविक रखा गया है। ये जो है एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो स्टिक रियल टाइम पोजीशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध कराती है। ये भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के दायरे में कार्य करेगा। IRNSS नाविक में 2 स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती है, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम और दूसरी है सीमित सर्विस। फिर विद्यार्थियों, इसमें 7 हमारे अभी उपग्रह हैं, लेकिन भारत इन्हें 11 करने के लिए विचार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? यह मनाया जाता है, हमारा आंसर रहेगा श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण की जो श्रावण महीना होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, उसमें श्रावण पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन देश भर में संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्कृत दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी, छात्रों के भाषण, श्लोक उच्चारण प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में विचार करते हैं। संस्कृत दिवस पहली बार वर्ष 1969 को मनाया गया था। सबसे पहले वर्ष 1969 में इसे मनाया गया था। संस्कृत दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि लोग संस्कृत भाषा के प्रति जागरूक हो सकें। और स्टूडेंट सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने के निर्देश भी जारी किए थे। तभी से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है ये मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन प्राचीन भारत में जो शिक्षण स्तर शुरू हुआ था, जो शिक्षण स्तर है प्राचीन भारत का, वो इसी दिन शुरू हुआ था। और भी कई रीजन हैं, यानी कि स्टूडेंट इस दिन वेद पाठ का आरंभ होता है, पुराने भारत में होता था, ये कहें हम। इसी दिन छात्र शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ करते थे। और पोह माह जो होता है, सर्दियों के अंदर पोष माह जो होता है, उसकी पूर्णिमा से श्रावण माह तक छुट्टियां चलती हैं, और श्रावण माह की पूर्णिमा से फिर से जो है शिक्षा का स्तर प्राचीन काल में शुरू होता था। और प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पोष पूर्णिमा तक का अध्ययन चलता था। वर्तमान में भी गुरुकुलों में श्रावण पूर्णिमा से वेद अध्ययन प्रारंभ किया जाता है, और इसीलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में शांति के नोबेल विजेता, शांति का नोबेल पुरस्कार ये जीत चुके हैं जॉन होम। जॉन होम का निधन हो गया। ये किस राज्य के राजनेता थे? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये राजनेता थे, इसमें लिखा नहीं गया, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आंसर आएगा आयरलैंड। आयरलैंड के ये जो है राजनेता थे। मैं आपको बताऊं, आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन होम का निधन हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हें वर्ष 1996-97 में, प्रिय विद्यार्थियों, 1998 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1997 में नामित किया गया था। तो 1998 में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही काफी इनके लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आईपीएल 2020 के कहां पर आयोजित करने की घोषणा आईपीएल संचालन परिषद के द्वारा की गई है? प्रिय विद्यार्थियों, ये होंगे आयोजित आईपीएल 2020 संयुक्त अरब अमीरात में। आपको बताएं, आईपीएल 19 सितंबर से आयोजित होंगे और ये आखिरी मैच होगा ये 10 नवंबर को। 10 नवंबर को ये आखिरी मैच आयोजित किया जाएगा और ये 2020 में होंगे दोनों के दोनों। और ये इसलिए किए जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, ताकि भारत में जो कोविड-19 की मौजूदा स्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए आईपीएल संचालन परिषद ने ये टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया है। और आईपीएल के मैच दुबई, शारजाह, कहाँ आयोजित होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। दुबई में ये आयोजित होंगे और शारजाह वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर ये आयोजित होंगे। और अबू धाबी भी वहाँ पर है, वहाँ पर भी, इन 3 जगहों पर इन खेलों का जो है आयोजन होना है आईपीएल 2020 का। और फाइनल मैच 10 नवंबर को होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और 53 दिन ये टूर्नामेंट चलने वाला है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाल ही में इस राम मंदिर विभिन्न कारणों से सुर्खियों में है। इसके निर्माण की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने की। सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 सदस्यीय पीठ है उसने इस पीठ दी थी इसके निर्माण की अनुमति। इस पीठ के अध्यक्ष थे हमारे मुख्य न्यायाधीश, उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। ये जो है 5 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष थे और इन्होंने राम मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब प्रिय विद्यार्थियों, राम मंदिर क्यों सुर्खियों में है? इसका आज, क्योंकि आज 5 अगस्त है ना स्टूडेंट। आज प्रधानमंत्री ने आज इसका जो है उद्घाटन किया है। उद्घाटन कहीं नहीं, मतलब इसकी भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 जुलाई से शुरू हुआ था और अब भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 दिन चलने वाला है। आज 3 दिन हो गए इसके जो है। इसी प्रकार 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त, 3 अगस्त को शुरू हुआ था और 5 अगस्त तक ये होना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम का समापन किया। मैं आपको ये मेन बात नहीं, मैं मेन बात अयोध्या मामला है क्या उस पर डिस्कस करता हूँ। अयोध्या को जो है राम जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। अयोध्या जो है इसके बारे में आप जानते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अयोध्या, इसको राम जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, राम जन्मभूमि। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी भूमि के पास बाबरी मस्जिद भी है। इसी भूमि के पास, राम जन्मभूमि के पास बाबरी मस्जिद भी है। इसी भूमि पर विवाद 1949 से अभी तक चलता रहा है। 1949 से ये विवाद चला था। मुगल शासक बाबर जो है वो 1526 में भारत आया था और 1528 तक वह अवध यानी वर्तमान जो अयोध्या है वहां तक पहुंच गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी थे। बाबर के एक सेनापति थे जिसका नाम था मीर बाकी। उसने 1528-29 में, मीर बाकी ने 1528-29 में इस बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मेन बात ये है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था और मेन बात ये है कि विवाद ने रफ्तार पकड़ी थी 1992 में। 1992 में इस विवाद ने रफ्तार पकड़ी थी क्योंकि एक हिंदू संगठन था, उसने 16वीं शताब्दी की जो ये बाबरी मस्जिद थी इसके ढांचे को गिरा दिया था। अब ऐसा करेंगे तो भाई मुस्लिम भी भड़केंगे क्योंकि मस्जिद मुस्लिम थी। बाबरी मस्जिद के ढांचे के पतन के बाद जो राष्ट्रपति थे उन्होंने यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के पास स्थानांतरित कर दिया था और सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि विवादास्पद जो जगह है वहां पर राम मंदिर स्थित था या बाबरी मस्जिद, इसके बारे में बात बताई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई हो। तो 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवादास्पद स्थान पर
एक फैसला दिया था, और उस इलाहाबाद कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया था। उसने कहा था इस भूमि के 3 टुकड़े कर दिए थे। एक भाग तो रामलला को दे दिया था, एक भाग निर्मोही अखाड़े को दे दिया था, और एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। लेकिन पिछले वर्ष करीब 5 सदी पुराने इस विवाद को 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद, बड़ी जबरदस्त बात है ये, बहुत पुराना सिस्टम है ये इतनी पुरानी लड़ाई थी ये, इसने सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि का फैसला सुना दिया। और जो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय खंडपीठ निर्धारित की गई थी, और एक मत से उन्होंने एक निर्णय लिया कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म स्थान हुआ करता था, और वो जो 2.77 एकड़ जमीन है उसको राम जन्म भूमि बनाने के लिए, रामलला विराजमान करने के लिए सौंप दी गई थी, और मंदिर का निर्माण मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पीठ में जो सीजेआई थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई थे, इसके अलावा जस्टिस बोबडे थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे, ये थे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की भी घोषणा की थी। ये कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रिय विद्यार्थियों, जो बड़े खतरनाक स्थिति में ये राम मंदिर का मामला आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगी। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप नंबर पर मिशन क्लासेस लिख के सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।